एक ही जमीन का टुकड़ा है। एक तरफ वो नदियां हैं जो कभी सूखती नहीं हैं, जो सदियों से जीवन और समृद्धि ला रही हैं। हाँ, और दूसरी तरफ वो नदियां जो रातों रात अपना रास्ता बदलकर पूरे के पूरे परिदृश्य को ही लील लेती हैं। बिल्कुल। तो जरा कल्पना की जाए कि किसी राज्य का नक्शा सामने रखा है। अमूमन हमारी नजर राजनीतिक सीमाओं पर, शहरों पर या बड़े हाईवे पर जाती है, जो कि देखा जाए तो बहुत ही सपाट और इंसानों द्वारा बनाई गई ज्यामिति लगती है। सही कहा। लेकिन अगर उस नक्शे को एक एक्सरे मशीन के नीचे रख दिया जाए तो क्या होगा? आज की इस गहरी चर्चा में हमारे पास जो स्रोत हैं वे ठीक यही एक्सरे विजन दे रहे हैं। हम बिहार के भूगोल और वहां के विशाल नदी तंत्र को डिकोड कर रहे हैं। इस एक्सरे विजन से जो तस्वीर उभरती है ना, वो वाकई हैरान करने वाली है। मतलब तब इंसानों द्वारा खींची गई लकीरें बिल्कुल बेमानी हो जाती हैं। हाँ, क्योंकि प्रकृति उन्हें नहीं मानती। बिल्कुल। उनकी जगह एक जीवित और धड़कते हुए शरीर जैसी एक जटिल प्रणाली दिखाई देती है। भूगोल की भाषा में इस प्रणाली को वृक्षाकार या डेंड्राइटिक पैटर्न कहा जाता है। ये वृक्षाकार शब्द सुनने में तो बहुत तकनीकी लगता है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? मतलब क्या ये सच में किसी पेड़ की तरह काम करता है? हाँ, इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे एक विशाल पेड़ का एक मुख्य तना होता है और उससे अनगिनत शाखाएं निकलती हैं, जो आगे चलकर छोटी छोटी टहनियों और पत्तों तक पहुंचती हैं। पानी की भौतिकी भी गुरुत्वाकर्षण के साथ मिलकर बिल्कुल ऐसा ही आकार बनाती है। अच्छा, तो पानी ढलान के हिसाब से अपना रास्ता तय करता है? एकदम सही। ऊंचे इलाकों से ढलान की तरफ बहता हुआ पानी छोटी छोटी धाराओं में बढ़ता है, फिर वे मिलकर बड़ी नदियां बनती हैं और अंत में एक मुख्य धारा में मिल जाती हैं। इस पूरे नेटवर्क का उद्देश्य उस क्षेत्र की जमीन को सींचना और अतिरिक्त पानी को समुद्र तक पहुंचाना होता है। तो इस मामले में वो मुख्य तना या उस शरीर की रीढ़ की हड्डी गंगा नदी है ना? बिल्कुल, गंगा ही वो मुख्य तना है। गंगा की भूमिका इस पूरे परिदृश्य में सबसे केंद्रीय है। स्रोतों को देखने पर पता चलता है कि गंगा नदी बिहार के बिल्कुल बीचों बीच से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। हाँ, जो राज्य को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। हाँ, वो राज्य को 2 स्पष्ट हिस्सों में चीर देती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। अगर इसे एक आधुनिक ढांचे से जोड़ा जाए तो गंगा को एक बहुत बड़े नेशनल हाईवे के रूप में देखा जा सकता है। अरे वाह, ये नेशनल हाईवे वाली तुलना बहुत सटीक बैठती है ना? उत्तर और दक्षिण से आने वाली बाकी जितनी भी नदियां हैं वे छोटी फीडर रोड्स की तरह हैं, जो अपना सारा ट्रैफिक, मेरा मतलब है अपना सारा पानी और गाद, इसी मुख्य हाईवे पर लाकर छोड़ देती हैं। सही कहा। यह मुख्य जलमार्ग बक्सर जिले के चौसा नामक स्थान से राज्य में प्रवेश करता है। ऐतिहासिक रूप से चौसा के युद्ध का संदर्भ भी यहीं से जुड़ता है। हाँ, नदियां हमेशा से सेनाओं के लिए रुकावट भी रही हैं और यात्रा के मार्ग भी। बिल्कुल। और फिर ये नदी कटिहार जिले से होकर राज्य से बाहर निकल जाती है। यहाँ एक बात जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इसका पैमाना। गंगा की कुल लंबाई भले ही 2500 किलोमीटर से ज्यादा हो, लेकिन ये बिहार के अंदर 445 किलोमीटर का एक लंबा सफर तय करती है, जो कि कोई छोटी मोटी दूरी नहीं है। एकदम नहीं। ये नदी 12 अलग अलग जिलों के परिदृश्य, उनकी अर्थव्यवस्था और उनकी कृषि को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। एक ही जलधारा राज्य के एक बड़े हिस्से की जीवन रेखा बन जाती है। और उससे भी दिलचस्प बात यह है कि गंगा सिर्फ एक भौगोलिक विभाजक नहीं है, ये नदियों के चरित्र को भी 2 बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बांट देती है। मतलब उत्तर और दक्षिण की नदियों का स्वभाव अलग है, बहुत अलग है। जो नदियां उत्तर से आकर गंगा में मिलती हैं, उनका स्वभाव दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियों से एकदम विपरीत है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो एक ही राज्य के भीतर 2 अलग अलग दुनिया का निर्माण करता है। ये विरोधाभास ही तो सबसे बड़ा सवाल है। मेरा मतलब है कि एक ही राज्य में एक ही मुख्य नदी में मिलने वाली धाराओं का व्यवहार इतना अलग कैसे हो सकता है? ये प्राकृतिक भेदभाव इतना स्पष्ट क्यों है? इसका जवाब उन नदियों के उद्गम स्थलों के भूविज्ञान में छिपा है। देखिए, उत्तर बिहार की नदियां हिमालय के ग्लेशियर से निकलती हैं, और हिमालय सिर्फ पत्थर नहीं है, वो बर्फ का एक विशाल और निरंतर पिघलने वाला भंडार है। ओह अच्छा, तो इसीलिए इन उत्तरी नदियों में हमेशा पानी रहता है। बिल्कुल। गर्मियों में जब ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं तो इनमें जलस्तर बढ़ता है, और फिर मानसून की बारिश इसे और भयानक बना देती है। यही कारण है कि ये अक्सर लबालब भरी रहती हैं और विनाशकारी बाढ़ लाती हैं। तो दक्षिण की नदियों का क्या हाल है? इसकी ठीक उलट। दक्षिण बिहार की नदियां प्रायद्वीपीय पठार से आती हैं। इसका मतलब यह है कि दक्षिण की नदियों के पास कोई बर्फ का भंडार नहीं है,
वे पूरी तरह से बादलों पर या बारिश पर निर्भर हैं। ठीक यही बात है। फल्गु जैसी दक्षिण की नदियां मॉनसून के मौसम में तो उफान पर रहती हैं और तेज गति से बहती हैं, लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम खत्म होता है वे सूखने लगती हैं। तो गर्मियों में उनकी स्थिति कैसी होती है? गर्मियों तक आते आते वे महज रेत के विशाल मैदानों में तब्दील हो जाती हैं, जहां पानी की एक पतली सी धार ही मुश्किल से नजर आती है। यह सिर्फ पानी का अंतर नहीं है, ये अर्थव्यवस्था का अंतर है। मतलब उत्तर में बाढ़ से जूझते खेत हैं तो दक्षिण में सूखे से लड़ते किसान। ये तो सच में बहुत बड़ा विरोधाभास है। इस मुख्य धुरी यानी गंगा और इसके विभाजक चरित्र को समझने के बाद अगर उन जलधाराओं की बात की जाए जो इस हाईवे को उत्तर की तरफ से भरती हैं, तो पश्चिमी सीमा पर सबसे पहले घाघरा नदी का नाम आता है। घाघरा भौगोलिक और ऐतिहासिक दोनों दृष्टियों से एक बेहद अहम नदी है। ये नेपाल के माप्चो चुंग हिमनद से निकलती है। उत्तर प्रदेश होते हुए ये अंततः बिहार के छपरा के पास गंगा में मिल जाती है। दिलचस्प बात यह है कि इसे उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जाना जाता है। वही सरयू जिसके किनारे अयोध्या बसा हुआ है। हाँ, इसे रामप्रिया और देविका जैसे सांस्कृतिक नाम भी दिए गए हैं। हाँ, इसके कई नाम हैं। लेकिन इसका जो सबसे प्रचलित नाम घाघरा है, वो सुनने में ही एक तेज और प्रचंड धारा का एहसास कराता है। सच में इस नदी की गति वाकई बहुत तेज होती है, लेकिन गति के अलावा इसकी एक और भूमिका बहुत अहम है, सीमांकन। सीमांकन मतलब बॉर्डर बनाना। हाँ, घाघरा नदी की कुल लंबाई बहुत अधिक है, लेकिन बिहार में इसका सफर महज 83 किलोमीटर का है। पर ये 83 किलोमीटर का छोटा सा हिस्सा उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच एक बहुत ही स्पष्ट प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है। नदियों का राजनीतिक सीमाएं तय करना अपने आप में एक अजीब विडंबना है, क्योंकि नदियां तो अपना रास्ता बदलती रहती हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि दो राज्यों की सीमा भी पानी के बहाव के साथ खिसक सकती है? बिल्कुल, और ऐसा होता भी है। ये एक ऐसा विचार है जो इंसानी नक्शों की कमजोरी को उजागर करता है। खैर, घाघरा से आगे बढ़ने पर गंडक नदी की पारी आती है और यहां आकर इस जल नेटवर्क का असली इंजीनियरिंग और कूटनीतिक रूप देखने को मिलता है। हाँ, गंडक नेपाल के अन्नपूर्णा पर्वत श्रेणी से निकलती है और पश्चिमी चंपारण के भैंसा लोटन से प्रवेश करती हुई हाजीपुर के पास गंगा में समा जाती है। गंडक को सप्तगंडकी, काली गंडकी और नारायणी जैसे नामों से भी जाना जाता है। और एक नाम सदानीरा भी तो है ना? हाँ, सदानीरा। ये नाम इसके चरित्र को पूरी तरह परिभाषित करता है। सदानीरा, जिसका सीधा सा अर्थ है जिसमें सदा नीर यानी पानी मौजूद रहे। सही कहा, क्योंकि ये ऊंचे अन्नपूर्णा ग्लेशियरों से आती है तो इसमें हमेशा पानी रहता है। कल्पना की जा सकती है कि जब पानी हजारों मीटर की ऊंचाई से नीचे मैदानी इलाकों में गिरता है तो उसमें कितनी असीमित गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी होती है। बहुत ज्यादा होगी। हाँ, लेकिन गंडक का महत्व सिर्फ इसके पानी में नहीं है, बल्कि उस पानी के प्रबंधन में है। स्रोत स्पष्ट रूप से भैंसा लॉटन में बने बैराज और वहां से निकलने वाली त्रिवेणी नहर की बात करते हैं। त्रिवेणी नहर के काम करने का तरीका देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी विशाल पावर ग्रिड की तरह है, जहां एक मुख्य जनरेटर से अलग अलग जगहों पर ऊर्जा बांटी जा रही हो। ये पावर ग्रिड वाली एनालॉजी बहुत सटीक है। ये कैसे काम कर रही है? देखा जाए तो भैंसा लोटन का बैराज उस पानी की बेतहाशा ऊर्जा और मात्रा को नियंत्रित करता है और फिर त्रिवेणी नहर उसे एक ग्रिड की तरह अलग अलग राजनीतिक क्षेत्रों में वितरित करती है। एक ही नदी के पानी से बिहार के खेत भी सींचे जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश को भी इसका हिस्सा मिल रहा है और यहां तक कि जिस नेपाल से नदी निकल कर आ रही है उसे भी इस सिंचाई नेटवर्क का लाभ मिल रहा है। बिल्कुल सही। तो ये सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, ये 3 अलग अलग भू राजनीतिक क्षेत्रों को एक साथ जोड़ने वाला एक जीवित समझौता है। ये नदियों का एक बहुत ही अलग पहलू है। मतलब नदियां सिर्फ हाइड्रोलॉजी या पानी की विज्ञान तक सीमित नहीं है, वे अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति का भी केंद्र है। घाघरा ने जहां यूपी और बिहार को अलग करने वाली सीमा खींची, वहीं गंडक ने त्रिवेणी नहर के जरिए 3 अलग अलग क्षेत्रों को आपस में गूंथ दिया। एकदम सही विश्लेषण है। जब हम इस नेटवर्क में और गहराई से उतरते हैं और पूर्वी हिस्से की ओर बढ़ते हैं तो उन नदियों का स्वरूप बदलने लगता है। वे सिर्फ संसाधन या कूटनीति का हिस्सा नहीं रहती, बल्कि एक अनियंत्रित शक्ति बन जाती हैं। हाँ, यहाँ से बिहार की सबसे बड़ी प्राकृतिक चुनौती यानी बाढ़ का असल केंद्र शुरू होता है। इसमें सबसे पहले आती है बूढ़ी गंडक। पूरे उत्तरी नदी तंत्र में बूढ़ी गंडक एक बहुत ही दिलचस्प
अपवाद है। अपवाद कैसे? अब तक जितनी भी नदियों की बात हुई वे सभी नेपाल के ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों से आ रही थीं, लेकिन बूढ़ी गंडक नेपाल से नहीं बल्कि बिहार के ही पश्चिमी चंपारण में स्थित सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है। ओ, मतलब ये पूरी तरह से भारतीय सीमा से निकलती है। हाँ, ये शिवालिक रेंज का ही हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक रूप से इसका उद्गम पूरी तरह भारतीय सीमा के भीतर है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। ये 320 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके खगड़िया के पास गंगा हाईवे में अपना पानी छोड़ देती है। और इसी बीच बागमती जैसी बड़ी नदी जो नेपाल की महाभारत श्रेणी से निकलकर आती है, वो बेगूसराय के पास इसमें मिल जाती है। एक नदी दूसरी नदी में और फिर वो मुख्य नदी में। लेकिन इन सबके बीच जिस नदी ने सबसे ज्यादा खौफ पैदा किया है और जो इस पूरे तंत्र की सबसे ताकतवर नदी मानी जाती है, वो है कोसी। कोसी, इसका उद्गम नेपाल के गोसाई धाम से होता है। सुपौल से होते हुए कटिहार के पास ये गंगा में मिलती है। इसके रास्ते में उम, कमला और बलान जैसी नदियां भी इसमें समा जाती हैं। लेकिन कोसी को उसके पानी के लिए कम और उसके क्रूर व्यवहार के लिए ज्यादा जाना जाता है ना? हाँ बिल्कुल। स्रोत में इसे स्पष्ट रूप से बिहार का शोक या सौरो ऑफ बिहार कहा गया है। ये अपने भयानक तरीके से रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। लेकिन ये शोक शब्द सोचने पर मजबूर करता है। क्या वाकई नदी की कोई अपनी मंशा होती है तबाही मचाने की? अगर एक उदाहरण लिया जाए तो कोसी उस भारी भरकम ट्रक के ड्राइवर की तरह हैं जो तेज रफ्तार में बिना कोई इंडिकेटर दिए अचानक हाईवे पर अपनी लेन बदल लेता है। बिल्कुल। जब ऐसा होता है तो पीछे या आसपास आ रही गाड़ियों का एक्सीडेंट होना तय है। तो इस तबाही में गलती किसकी है? क्या गलती उस नदी की है जो बस अपनी प्रकृति का पालन कर रही है, या फिर गलती भूगोल के इस बुनियादी विज्ञान को न समझ पाने और उसके रास्ते में बस्तियां बसा लेने की है? ये इंडिकेटर के बिना लेन बदलने वाली एनोलॉजी बिल्कुल सटीक है और देखा जाए तो ये पूरी तरह से भौतिक विज्ञान पर आधारित है। कोसी नदी के इस लेन बदलने के पीछे कोई दुर्भावना नहीं है। इसके पीछे गाद और गुरुत्वाकर्षण का खेल है। गाद और गुरुत्वाकर्षण, वो कैसे? देखिए, कोसी हिमालय की बेहद खड़ी ढलानों से नीचे आती है जी। पहाड़ों पर इसकी गति इतनी तेज होती है कि ये अपने साथ लाखों टन पत्थर, मिट्टी और गाद उखाड़ लाती है। और समस्या तब शुरू होती है जब ये पहाड़ों को छोड़कर मैदानी इलाके में प्रवेश करती है। ठीक वही बिंदु सबसे खतरनाक होता है। जैसे ये चपटे मैदानी इलाके में आती है, नदी का ढलान अचानक कम हो जाता है और उसकी गतिज ऊर्जा तेजी से गिरती है। पानी की रफ्तार कम होते ही जो भारी मलबा वो पहाड़ों से लाई थी, उसे वो आगे नहीं धकेल पाती। ओ, तो वो सारा मलबा उसी के रास्ते में जमा होने लगता है? हाँ, इसे अवसादीकरण या गाद का जमाव कहते हैं। नदी का अपना ही रास्ता इस मलबे से ब्लॉक हो जाता है। अब पीछे से तो लगातार पानी आ ही रहा है ना, उसे कहीं तो जाना है। तो वो पानी किसी भी दिशा में मुड़ जाता है जहां उसे कम रुकावट मिलती है? बिल्कुल। वो पानी सबसे कम प्रतिरोध वाला नया रास्ता तलाश लेता है और ये सब इतनी तेजी से होता है कि रातों रात नदी कई किलोमीटर दूर बहने लगती है। इसी को मार्ग बदलना कहते हैं। और जब ऐसा होता है तो बीच में आने वाले खेत, सड़कें, गांव, सब कुछ पानी के नीचे आ जाता है। हाँ, ये शुद्ध रूप से ऊर्जा और ढलान का विज्ञान है। इसका मतलब ये है कि हम इंसानी इंजीनियरिंग से चाहे कितने भी तटबंध या बांध बना लें, प्रकृति के इस बुनियादी नियम को नहीं हरा सकते। सच कहा। जब हम नदी को दीवारों के बीच कैद करने की कोशिश करते हैं तो गाद उसी संकरी जगह में जमा होती रहती है, जिससे नदी का तल आसपास के गांवों की जमीन से भी ऊपर उठ जाता है। और जब वो तटबंध टूटता है तो तबाही का स्तर और भी कई गुना बड़ा होता है। कोसी हर साल ये याद दिलाती है कि जब भूगोल और इंसानी इंजीनियरिंग का आमना सामना होता है तो जीत अंततः भूगोल की ही होती है। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है जिसके साथ उस क्षेत्र के लोग पीढ़ियों से जीना सीख रहे हैं। मतलब नदियां अपनी शर्तें खुद तय करती हैं। और नदियां इंसानी नक्शों का कितना मजाक उड़ाती हैं, इसका सबसे शानदार उदाहरण हमें राज्य के सबसे पूर्वी छोर पर देखने को मिलता है। कोसी के विनाशकारी विज्ञान को समझने के बाद अगर महानंदा नदी की ओर देखा जाए तो एक अलग ही भौगोलिक विचित्रता सामने आती है। बिल्कुल। महानंदा वो आखिरी बड़ी उत्तरी नदी है जिसके बाद गंगा भी राज्य की सीमा से बाहर निकल जाती है। और महानंदा की खासियत इसका उद्गम है ना? हाँ, महानंदा नदी का उद्गम नेपाल या तिब्बत के किसी दूरस्थ ग्लेशियर से नहीं होता, बल्कि ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है।
यही वो बात है जो इंसानी सीमाओं पर सवाल उठाती है। जरा विचार किया जाए, एक नदी बंगाल की पहाड़ियों से शुरू होती है, फिर वो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जैसे जिलों से गुजरते हुए बिहार के परिदृश्य में प्रवेश करती है और अंततः कटिहार के ही पास उस गंगा हाईवे में मिल जाती है जो खुद बंगाल की तरफ जा रहा है। मतलब वो बंगाल से निकलकर बिहार सिर्फ इसलिए आती है ताकि वो वापस बंगाल जाने वाले रास्ते पर सवार हो सके। है ना कितनी अजीब बात। ये फिर से उसी बात को साबित करता है कि नदियों के लिए राजनीतिक लकीरें कोई मायने नहीं रखती। उनके लिए बंगाल या बिहार जैसी कोई अवधारणा नहीं है। वे सिर्फ एक चीज को मानती हैं, ढलान। यानी दार्जिलिंग की पहाड़ियां और कटिहार के मैदानी इलाके भले ही इंसानी नजरों में दो अलग अलग राज्यों के हिस्से हों, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र और हाइड्रोलॉजी की नजरों में वे एक ही वृक्षाकार जाल, एक ही इकोसिस्टम का अटूट हिस्सा हैं। बिल्कुल, वे एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो इस पूरे गहरी चर्चा के बाद अगर उस एक्सरे विजन वाले नक्शे को फिर से देखा जाए तो तस्वीर अब बहुत साफ हो चुकी है। गंगा एक मजबूत रीढ़ की हड्डी की तरह पूरे परिदृश्य के बीच से गुजर रही है और घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा जैसी उत्तरी नदियां उसमें अपनी ऊर्जा और गाद उंडेलकर एक विशाल धड़कता हुआ डेंड्राइटिक पैटर्न बुन रही हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ पानी के बहाव का एक वैज्ञानिक नक्शा नहीं है, ये उस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और जीवन रेखा का ब्लूप्रिंट है। नदियां हिमालय से उपजाऊ गाद भी लाती हैं, जो वहां की कृषि का मुख्य आधार है। ये तबाही और जीवन के बीच का एक बेहद नाजुक संतुलन है। इस जलतंत्र के भूगोल को समझना सिर्फ तथ्य याद करना नहीं है, ये बताता है कि कैसे प्रकृति का लेआउट सीधे तौर पर यह तय करता है कि कोई समाज कैसे जिएगा, क्या उगाएगा और किन प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करेगा। ये बात तो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है इन स्रोतों से। लेकिन आज की इस चर्चा को विराम देने से पहले एक नया और थोड़ा परेशान करने वाला विचार छोड़ना आवश्यक है। वो क्या? हमने इस पूरी प्रणाली को बहुत अच्छी तरह समझ लिया। हमने उस सदा नीरा गंडक को समझा जिसमें हमेशा पानी रहता है। हमने कोसी के क्रूर भौतिक विज्ञान को समझा। लेकिन अगर इस एक्सरे विजन में जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव को जोड़ दिया जाए तो तस्वीर कैसी होगी? ओह, ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। अगर पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के कारण हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगें तो क्या होगा? क्या शुरुआत में भयानक बाढ़ का सिलसिला और बढ़ जाएगा? और जब वो ग्लेशियर पूरी तरह खत्म हो जाएंगे तो क्या सदा नीरा कहलाने वाली नदियां भी दक्षिण बिहार की फल्गु नदी की तरह गर्मियों में सूखने लगेंगी? अगर बारिश का पैटर्न बदल गया तो क्या कोसी जैसी नदियां और भी ज्यादा आक्रामक तरीके से अपने रास्ते बदलेंगे? यही सोचने वाली बात है। क्या प्रकृति आने वाले 50 सालों में अपनी सीमाओं को पूरी तरह से नए सिरे से खींचेगी? जब शरीर की नसें अपना काम करने का तरीका बदलती हैं तो पूरा शरीर खतरे में पड़ जाता है। नदियों का ये विशाल तंत्र भी कुछ ऐसा ही है। ये वृक्षाकार जाल आने वाले दशकों में कैसे सिकुड़ेगा या फैलेगा? यही वो सवाल है जिसके साथ आज की इस चर्चा को विराम दिया जाता है। इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए।